माय डियर प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे इसका लास्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैं एक सॉल्ट लेता हूं AgCl, मैंने AgCl एक सॉल्ट लिया, जब इसको वाटर में डाला तो इट विल ब्रेक अप इनटू Ag1 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव। दिस वाज सॉलिड। जब आप इसको वाटर में डाल देते हो तो दिस बिकम्स एक्वस एंड दिस इज ऑल्सो एक्वस। अब मान लो इस रिएक्शन के लिए मैं K लिखता हूं, तो अगर इस रिएक्शन के लिए मैंने K लिखा तो वो क्या आएगा, Ag1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन Cl1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AgCl की कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसा कि हमें पता है AgCl इज सॉलिड, और किसी भी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हम सॉलिड को नहीं लिखते हैं क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा KI। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय KI? अगर मतलब मैं इसको पूरी तरह से लिख दूं तो इसका मतलब है ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसके साथ मैंने AgCl की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया विद दैट ऑफ Ag1 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव के बराबर हो गया ये। नाउ दिस इज कॉल्ड एज KI। KI इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अ सॉल्ट। ये किसी प्रोडक्ट का आयनिक प्रोडक्ट है, किसी भी सॉल्ट का आयनिक प्रोडक्ट है ये, कि उसके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ देयर आयंस, इसको आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है। लेकिन बात आती है कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज है, क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी किस चीज को बोलते हैं। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अगर इसको रॉ फॉर्म में डिफाइन किया जाए तो ऐसा बोल सकते हैं, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्ट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड to form a saturated solution, maximum concentration of salt that can be dissolved to form a saturated solution। उसको बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको solubility बोल देते हैं। Now what do you mean by saturated solution? बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, यानी ऐसा पॉइंट जिसके आगे हम और चीजों को ऐड नहीं कर सकते, वो क्या हो गया, सैचुरेशन हो गई। ठीक, तो अगर मान लो इसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन में लिखते हैं, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसी चीज को लिख देता हूं तो ऑब्वियसली वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी विच कैन बी डिसॉल्व्ड, यानी वो हर आयन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी होगी। तो उस समय जो आयंस की कंसंट्रेशन है, क्या उसको सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं हम, और उसके प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इसलिए बेटा इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन दिस KI मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय KSP। KSP is solubility product. So solubility product of AgCl is Ag1 positive की concentration and Cl1 negative की concentration का product. So this is called as solubility product. बोलो क्लियर। इसी तरह से मान लो एक सॉल्ट और ले लेता हूं CaCl2। अब CaCl2 को मैं अगर वाटर में डालता हूं बच्चे, ठीक, सो दैट विल ब्रेक अप इनटू कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड 2 क्लोराइड नेगेटिव्स। ठीक है जी, इसमें 2 क्लोराइड बनेंगे। ऑब्वियसली अगर इसका KSP लिखना चाहूंगा या KI लिखना चाहूंगा, KI और KSP का एक्सप्रेशन तो सेम है, पर फर्क क्या है, KI जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जिसमें हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकेंगे, लेकिन KSP क्या है, इट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड। तो एक्सप्रेशन तो सेम रहता है, सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे उसको KSP बोला जाता है। तो इसका KSP अगर मैं लिखूंगा तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा,
कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन Cl1 नेगेटिव के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हो जाता है वो क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मान लो एक सॉल्ट और ले लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, अब इस सॉल्ट को अगर मैं वाटर में डालता हूं, सो दैट विल आल्सो डिसोशिएट इनटू Al3 पॉजिटिव 2 और प्लस 3 बनेंगे सल्फेट 2 नेगेटिव्स। क्लियर हो गया कि नहीं? अब इस केस में अगर मैं KSP की बात करूंगा तो KSP कैसे लिखूंगा, Al3 पॉजिटिव का स्क्वायर और सल्फेट 2 नेगेटिव का क्यूब। ठीक है बच्चे, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आ गया। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन इसमें आता ही ये है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आपके सामने आप किसी चीज का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन निकाल सकोगे। अब सिर्फ आयंस बनाने हैं और उसकी कंसंट्रेशन में स्टोइकियोमेट्री की क्या करनी है, पावर दे देनी है, तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया? अब बेटे इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यानी कंसंट्रेशन की टर्म्स में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मान लो इसकी कंसंट्रेशन एट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाज S, मैंने S डाली थी, ठीक है जी, और बेटा जी 1 मोल इज गिविंग अस 1 मोल, तो S मस्ट बी गिविंग अस S। 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो S मस्ट बी गिविंग अस S। क्लियर? तो बेटा इसको यहां पुट करेंगे तो हमारा जो KSP का एक्सप्रेशन आ जाएगा, Ag1 पॉजिटिव की जगह क्या लिखेंगे, S, Cl1 नेगेटिव की जगह क्या लिखेंगे, S। तो KSP का एक्सप्रेशन क्या आ गया, S का स्क्वायर। क्या आ गया, S का स्क्वायर। बोलो क्लियर? सिमिलरली अगर मान लो इसकी मोलर कंसंट्रेशन एट द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कितनी थी, S थी, 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, तो S मस्ट बी गिविंग अस S। 1 मोल इज गिविंग 2 मोल्स, तो S मस्ट बी गिविंग अस 2S। पुटिंग दीज वैल्यूज हियर, हम इनकी वैल्यू यहां पुट करेंगे तो KSP किसके बराबर आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा S, यहां 2S का होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यू बनी बेटा KSP की यहां पर, 4S का होल क्यूब, 4S का होल क्यूब। तो इस तरह से बेटा आपके पास ये वैल्यू बन गई 4S का होल क्यूब। बोलो क्लियर? इसकी निकालना चाहोगे, ठीक, ये S था, तो दिस विल बी गिविंग अस 2S, ये S था, दिस विल बी गिविंग अस 3S। पुटिंग दिस हियर अगेन, अगर यहां पुट करते हो तो KSP की वैल्यू क्या आ गई बेटा, बोलो फटाफट, 2S का होल स्क्वायर, 3S का होल क्यूब, यानी 4S स्क्वायर इंटू 27S का क्यूब, यानी 108S की पावर 5। बोलो क्लियर हो गया? तो ये बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ S, यानी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब पहला क्वेश्चन ही हमारे को ये आता है कि आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखो, भले ही वो S की टर्म्स में पूछा जाए और भले ही वो कंसंट्रेशन एज इट इज लिखी हुई पूछा जाए। इसमें सारा तो आसान है निकालना, लेकिन एक चीज जहां पे आप लोग गच्चा खा सकते हैं, यानी कि एक पिटफॉल टाइप समझ लो, कि हमारे पास अगर कभी कभी आपको ऐसा दे दिया जाए Hg2I2 और बोला इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, ठीक, इसमें बच्चा लोग गलती कर देते हैं। ठीक, हमारे पास इसमें आंसर अगर आपको दे दिया जाए, मैं आपको कहूं कि एक आंसर है Hg1 पॉजिटिव का स्क्वायर, I1 नेगेटिव का स्क्वायर। बी आंसर आपको दे दूं Hg2 पॉजिटिव का स्क्वायर, I1 नेगेटिव का स्क्वायर। सी आंसर दे दूं Hg2 पॉजिटिव और I1 नेगेटिव, और डी आंसर दे दूं आपको Hg2 पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक, यहां रहने दो बिना स्क्वायर के, और I1 नेगेटिव का होल स्क्वायर।
आपको इसमें आंसर पूछा है कौन सा आएगा। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, ज्यादातर बच्चे इसको तोड़ेंगे कैसे, लिख देंगे 2Hg1 पॉजिटिव, है ना जी। जैसा कि यहां से देखने में समझ में आ रहा है कि 2Hg है तो 2Hg तोड़ेंगे और हम लिख ऐसे देंगे कि 2Hg1 पॉजिटिव प्लस 2I1 नेगेटिव, ऐसा लिख देंगे बेटा हम लोग, है ना जी। हम ऐसा लिख देंगे, पर ये गलत होगा। यहीं पर सिर्फ एक बीमारी और कहीं नहीं है, ठीक। आपके पास ये याद रखना बेटा कि जो Hg1 पॉजिटिव है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट एज, ये एग्जिस्ट ही कैसे करता है, ये एग्जिस्ट करता है ये एग्जिस्ट ही ऐसे करता है बेटा Hg2 पॉजिटिव। मरकरी 1 पॉजिटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करता, वो डायमर बना के रहता है, ठीक। वो Hg2 पॉजिटिव बना के रहता है। इसलिए अगर इसका एक्सप्रेशन में लिखूंगा तो KSP विल बी इक्वल टू Hg2 पॉजिटिव और I1 नेगेटिव का स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। इसमें गलती नहीं करनी, कभी मरकरी आ जाए 1 पॉजिटिव वाला तो 1 पॉजिटिव मरकरी कभी अलग से नहीं लिखना है, वो Hg2 पॉजिटिव लिखना है, क्लियर। जैसे बेटे यहां पे इसकी कंसंट्रेशन S है, यानी इसमें आंसर क्या बना आपका, इसके हिसाब से क्या आंसर D बना बेटा इसमें, ठीक है ना। तो आंसर इसका D बन गया। अब S की टर्म्स में अगर हम दूसरी तरह लिख देते तो S की टर्म्स में भी गड़बड़ हो जाती, ठीक। अब यहां पे क्या आएगा, 1 मोल इज गिविंग 1 मोल तो S मस्ट बी गिविंग अस S, 1 मोल इज गिविंग 2 मोल तो हियर इट विल बी 2S। तो KSP की जो वैल्यू आएगी वो यहां पे आएगी S, ठीक, इंटू 2S का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 4S का क्यूब। सिर्फ एक ये गलती तुम कर सकते हो, हाँ एक कॉम्प्लेक्सेस आते हैं जो तुम +2 में समझ पे पाओगे कि कौन कौन सी चीजें तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स करवाए थे ना आपको बेटा मैंने, तो वो फिर +2 में तुम्हें समझ में आएगा किस चीज को कैसे तोड़ते हैं। अदरवाइज ऐसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखते हैं। बोलो पहली बात समझ में आई आपको। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस each raised to power of their stoichiometric coefficient in a saturated solution. Solubility product क्या हुआ, product of concentration of ions with each concentration term raised to power of their stoichiometric coefficient in a saturated solution, उसको हम solubility product का नाम दिया करते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई। अब इस पे टोटल मिला के 8 तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, ठीक। ये 8 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कैसे कैसे करने हैं, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फॉर्म द एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या बेटा ये करना आ गया आपको कि एक्सप्रेशन कैसे बनाना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, आ गया बनाना कि नहीं आ गया। कोई भी सॉल्ट दिया होगा तो उसको सॉल्ट को डिसोशिएट करना है उसके आयंस में और उसका प्रोडक्ट लिख देना है हमने, ठीक है जी। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को, जैसे मान लो कल को मैं ऐसा दे देता हूं K2SO4 और मैंने बोला इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो, तो बेटा किसमें टूटा हमारे पास 2K पॉजिटिव में और सल्फेट 2 नेगेटिव में, ठीक है बच्चे। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया KSP, K पॉजिटिव का स्क्वायर और सल्फेट 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर, पहला क्वेश्चन ही आ जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है इसमें, वो आ सकता है एक्सप्रेशन ऑफ KSP इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन यानी S की टर्म्स में प्रोडक्ट लिखना। बोलो ये भी समझ में आया कि नहीं। इसको कैसे करेंगे, हम बोलेंगे अगर ये S है तो ये 2S देगा और ये हमारे पास S देगा, हम इसको यहां पुट कर देंगे तो KSP किसके बराबर आ जाएगा 2S का होल स्क्वायर और यहां पे क्या आएगा S, क्या ये वैल्यू 4S का होल क्यूब बनेगी कि नहीं बनेगी, हाँ जी। तो ये दूसरी तरह का क्वेश्चन भी आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ
अगली बात जो आप हमारे पास आएगी बेटा, इसमें अगला क्वेश्चन आएगा प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक, जैसे बेटे आपको ऐसे बोल दिया, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इसको प्रिडिक्ट करना है। ठीक है जी, अब इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको ऐसे बोल दिया कि मेरे पास 3 सॉल्ट्स हैं। ठीक, एक बोल दिया मेरे पास है ZnS, दूसरा है MnS और तीसरा है FeS। ये 3 है मान लो। ठीक है जी, और हमसे ये बोला गया कि इनके जो KSP है, ठीक, इनके KSP ये मान लो 10 टू पावर -10 है, ये 10 टू पावर -9 है, ये 10 टू पावर -8 है। बोला अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। बेटा हमें सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में लगाना है। ठीक, हमारे को KSP दे रखे हैं। बेटा ये क्वेश्चन 2 तरीके का होता है। अगर तो हमारे पास सभी के आयंस का नंबर सेम बनता हो, सभी के आयंस का नंबर सेम बनता हो, तो मोर इज KSP, मोर इज सॉल्युबिलिटी। इफ नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड is same, then more is KSP, more is solubility। सिंपल देख के हम समझा सकते हैं इसको। जैसे यहां पे एक जिंक 2 पॉजिटिव, दूसरा सल्फाइड, 2 आयन बनेंगे, यहां पे भी 2 आयन बनेंगे, यहां पे भी 2 आयन बनेंगे। आयंस का नंबर सेम है कि नहीं है? अब अगर आयंस का नंबर सेम हो तो बेटा हमारे पास जितना KSP ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो फटाफट से बोल दो किसका KSP ज्यादा है। तो यहां पे क्या ऑर्डर में ऐसे लिख सकता था बच्चा, ठीक, कि आपके पास यहां पे क्या ऑर्डर ऐसा लिख सकता था, FeS इज ग्रेटर देन MnS विच इज ग्रेटर देन ZnS। बोलो क्लियर। तो अगर आयन का नंबर सेम होता है तो जिसका KSP ज्यादा होता है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चे, लेकिन बेटे अगर आयंस का नंबर डिफरेंट हो, से इफ आयंस का नंबर ही डिफरेंट है, मान लो एक है मेरे पास जिसको मैंने बोल दिया NaCl, ठीक है, दूसरा है मेरे पास जिसको बोल दिया CaCl2 और तीसरा है मेरे पास जिसको बोल दिया AlCl3। ठीक है जी, और इनके दे दिए KSP। ठीक, बोला ये 10 टू पावर -10 है। ठीक है जी, ये 3 इंटू 10 टू पावर -9 है। ठीक, ये हमारे पास से बोल दिया गया कि 9 इंटू 10 टू पावर -8 है। ऐसे केस में हमें KSP कैसे देखना। अब आयंस डिफरेंट है, अगर आयंस डिफरेंट हो तो जिसका S ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। तो ऐसे केस में इफ नंबर ऑफ आयंस आर डिफरेंट, if number of ions are different, then calculate S, क्योंकि एक्चुअली तो सॉल्युबिलिटी S है। ठीक, जैसे बेटे अगर NaCl है, NaCl will break up into Na1 positive and Cl1 negative। अगर इसमें ये S ले लिया होता तो ये भी S होता, ये भी S होता, तो इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या रहता, S का स्क्वायर रहता। बोलो क्लियर कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। ऐसे केस में जो S की वैल्यू रहती वो रूट ऑफ KSP रहती है ना जी। रूट ऑफ KSP का मतलब होता रूट ऑफ 10 टू पावर -10, तो 10 टू पावर -5 आ गई होती इसकी वैल्यू। ठीक है जी, अब दूसरा हमारे पास CaCl2 था, तो CaCl2 इज ब्रेकिंग अप इनटू Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। Now if this is S, this is S, this is 2S, इसका KSP का एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा क्या वो 4S का होल क्यूब आएगा कि नहीं आएगा भाई? हाँ जी,
अगर 4s का क्यूब आ जाता है तो हमारे पास s की वैल्यू क्या आएगी? क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 4, क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 4 से मैं इधर ना 4 लिख देता हूं तो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 4, है ना जी, ये 4 लिख दिया था मैंने, तो ये कैंसिल हो गया। तो रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ -9 कितना आ गया, 10⁻³ तो 10⁻³ आ गया बच्चा जी यहाँ पर। क्लियर? अब यहां आ जाते हैं, यहां हमारे पास एक्सप्रेशन AlCl3 टूटेगा, क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। इसका KSP किसके बराबर आएगा बच्चे, दैट इज 27 s की पावर 4। कर सकोगे ये s, ये 3s का क्यूब, तो बेटा 27 s की पावर 4 होगा कि नहीं? यहां से s निकाल सकोगे तो s आ जाएगा रूट 4th रूट ऑफ KSP डिवाइडेड बाय 27। यहां से s निकाल लेंगे तो जिसका s ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आई? अगर आयंस का नंबर डिफरेंट है तो s देखना है, अगर आयंस का नंबर सेम है तो सीधे KSP से कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आयंस का नंबर सेम है तो ऑब्वियसली आपका s देखने की जरूरत ही नहीं है, जिसका KSP ज्यादा उसका s ज्यादा होगा। लेकिन अगर आयंस का नंबर डिफरेंट हो सकता है KSP कम लेकिन s ज्यादा हो। समझ में आई मेरी बात? तो बेटा जी ऐसे केस में जब आयंस का नंबर डिफरेंट है तो प्लीज कैलकुलेट s, और अगर आयंस का नंबर सेम है तो क्या करेंगे, KSP देख के चला देंगे। बोलो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, अच्छे से क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, इसके थोड़े न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स में हम पहले सिंपल एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें चीजें डालते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें बोला फाइंड द solubility product find the solubility product of 0.001 molar Ag2S if it forms a saturated solution। ठीक है जी, हमें बोल दिया कि इतने मोलर जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, तो इसका आपने KSP निकाल देना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो बहुत ही सौखा क्वेश्चन है, सीधा 2+2 क्वेश्चन है। तो इसमें आ गया आपके पास Ag2S गिविंग अस 2Ag1 पॉजिटिव प्लस दैट ऑफ सल्फाइड 2 नेगेटिव। बेटा इसकी कंसंट्रेशन S, तो इसकी क्या होगी 2S और इसकी क्या होगी S। तो इसका जो KSP आ जाएगा, क्या वो ऐसा आ जाएगा Ag1 पॉजिटिव का स्क्वायर और सल्फाइड 2 नेगेटिव। बोलो क्या ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें हम क्या पुट करेंगे बच्चों, Ag1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 2S है, 2S का पावर स्क्वायर और इसकी S है, और यहां पे कोई पावर नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटे 4S का होल क्यूब। और S हमारे को क्या दे रखा है, बोला इतना ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, इतना ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता, तो ये S हो गया। तो इसको यहां पे पुट किया तो KSP आ गया आपके पास 4 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब। क्यों जी, S की पावर 10 टू पावर -3 थी, ठीक, S की वैल्यू 10 टू पावर -3 थी, यहां से निकाली हमने, और इसको पुट करके आंसर क्या आ गया 4 इंटू 10 टू पावर -9। बोलो क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत है क्या? आगे चलते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं। ठीक, हमारे को बोल दिया 1.435 ग्राम ऑफ AgCl is dissolved in 500 milliliter of water to form a saturated solution। ठीक है जी, आपको कह दिया फाइंड
इट्स solubility product, solubility product, ठीक है जी, फाइंड इट्स solubility product, ठीक है जी। अब देखो बच्चा लोग, हमें यहां वेट दिया है AgCl का और वॉल्यूम दिया सॉल्यूशन का, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम हम इसमें निकालेंगे इसकी मोलैरिटी। क्या निकालेंगे? मोलैरिटी। क्योंकि हमें ये तो पता था कि AgCl जो होगा दैट विल बी टूटिंग इनटू Ag1 पॉजिटिव एंड फूटिंग इनटू Cl1 नेगेटिव। इफ दिस वाज S, दिस हैज टू बी S एंड दिस हैज टू बी S। सो इसका जो KSP का एक्सप्रेशन रहा होगा वो होगा Ag1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड Cl1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। सो KSP यहां पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग बोलो? S इंटू S, दैट इज S का स्क्वायर। तो पहले हमें S निकालना होगा। S क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो बेटा हमें इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है? मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में हो तो ऐसे ही रहेगा, अगर मिलीलीटर में हो तो इनटू क्या कर देते हैं? 1000। बोलो क्लियर होता है कि नहीं? तो बच्चे यहां पे आ गया 1.435 और मॉलिक्यूलर मास AgCl का जो होगा, Ag का होता है 108 और इसका होता है 35.5, तो 143.5 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास? 500। ऊपर कितना है? 1000, ठीक है जी। ये कट गया और यहां से हट गया, 100 से कटा भाई, हाँ जी। और यहां पे क्या आ गया? 2। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 आ गया बच्चा लोग। तो S की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। तो KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी इस हिसाब से? 2 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 2। आंसर आ गया 4 इंटू 10⁻⁻4। बोलो समझ में आए क्वेश्चन? अगर आपको मोल्स दिए होते तब भी हम कर लेते, वेट दिया होता तब भी कर लेते। बेसिकली क्या निकालनी है? मोलैरिटी। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। और जो मोलैरिटी आएगी उसको पुट कर देना है। बोलो निकाल लोगे ऐसे क्वेश्चन को? हाँ जी। नहीं बेटा, मोलैरिटी निकालनी है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम उसके आयन्स उसी हिसाब से ले रहे हैं। नॉर्मेलिटी की बात तब होती है जब हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना होता। हम यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं बेटा, तो इसमें मोलैरिटी ही रहेगी। मोल्स ही तो देखने होंगे, एक मोल कितने मोल दे रहा है। समझ में आई? नॉर्मेलिटी अब तब यूज करते हैं जब हमें मोल्स नहीं टोटल लेने होते हैं, है ना। तो हम जैसे अगर पीएच में यूज करते थे नॉर्मेलिटी, क्यों? हम एच का स्क्वायर नहीं करते थे ना वहां पर। वहां तो हम सीधे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ले लेते थे। तो मैंने बोला टोटल कंसंट्रेशन लेनी, तो 9 आप क्या लो? नॉर्मेलिटी ले लो, उससे टोटल कंसंट्रेशन आ जाएगी। क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ पे हमें क्या पुट करना है? हमें मोल्स ही पुट करने हैं। तो इक्विवेलेंट्स पुट करने का मतलब ही नहीं, नॉर्मेलिटी नहीं मोलैरिटी निकलेगी। बोलो क्लियर? सभी को समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन देखते भैया, ठीक। आपको कह दिया कि KSP ऑफ AgCl is 10⁻⁻10 at 298 Kelvin, ठीक है। KSP of AgCl is 10⁻⁻10 at 298 Kelvin. Find its solubility. Find its solubility, ठीक। A है इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और B है इन ग्राम पर लीटर। मोल पर लीटर और ग्राम पर लीटर दोनों में सॉल्युबिलिटी निकालनी है। देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा मोल पर लीटर से निकलता है। क्यों? हम मोलैरिटी भर रहे हैं, तो मोलैरिटी क्या होगा? मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो दिया है ना, इसके आगे मैंने यूनिट नहीं लिखी होती। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि हमें पता है मोल पर लीटर में ही निकलना है। इसकी यूनिट क्या होनी है? मोल पर लीटर। क्वेश्चन में तो लिखा ही होता है, तो मोल पर लीटर यूनिट हो जानी है, यूनिट वो ही रहनी है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मोल पर लीटर्स के हिसाब से निकलता है। आगे उसका जितना मल्टीप्लीकेशन होता होगा यूनिट का, ठीक, वो तो पावर से पता चलेगा ना क्या यूनिट आएगा। बट अगर हम कभी भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से एस निकालते हैं तो मोल पर लीटर में निकलता है। यानी जैसे AgCl था, अब हमें पता है AgCl जो होता है, इसका KSP जो होता है AgCl का, वो किसके बराबर होता है? S का स्क्वायर। बड़ी बार करवा चुका हूं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। बोलो क्लियर? तो जो S आएगा वो आएगा रूट ऑफ
KSP, यानी S की वैल्यू आएगी √10 टू पावर -10, तो आंसर आ गया 10 टू पावर -5। ये तो आया सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। क्योंकि मैंने कहा KSP हमेशा मोल पर लीटर में ही सॉल्युबिलिटी देगा, तो ये आंसर मोल पर लीटर में आ जाता डायरेक्टली। बोलो क्लियर। लेकिन अब हमें मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें गिवन मोल्स दिए हो तो उसको वेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इनटू मॉलिक्यूलर मास। सिंपल बात होती है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि मोल पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर। मोल पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर मास इज ग्राम पर लीटर। तो मोल पर लीटर में कितनी निकली इसकी? 10 टू पावर -5। मॉलिक्यूलर मास AgCl का 143.5। तो ये आंसर आ गया आपके पास 1.435 इंटू 10 टू पावर -3 ग्राम पर लीटर, कि 1 लीटर में इतने ग्राम डिसॉल्व होंगे। ये बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे समझ में आया? तो कहने का मतलब कि अगर मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो मॉलिक्यूलर मास से क्या कर दिया जाता है? मल्टीप्लाई। मान लो कल को आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दी हो और उसको मोल पर लीटर में आप क्या करना चाहते हो? कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपली मॉलिक्यूलर मास से यहां क्या कर दोगे? डिवाइड, वो आ जाएगा मोल पर लीटर, और फिर उसको एस में पुट करके KSP निकाल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है? तो ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर समझ में आया कि नहीं? सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते समझ में आया? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी देखो बेटे, आगे हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ये इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। देखो बेटा, जब आप साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे हमने अभी तक जो सॉल्युबिलिटी निकाली या जो भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला, उसमें सॉल्वेंट क्या लिया था? हमने वाटर लिया, हमने सब चीजों को वाटर में निकाला। लेकिन साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है फाइंडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ वन सॉल्ट, फाइंडिंग solubility of one salt in any other solution, किसी और सॉल्ट के सॉल्यूशन में किसी दूसरे सॉल्ट की हम सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं। पहले तो वाटर में निकालते थे, अभी किसी और सॉल्ट में किसी और सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन रहता है। ठीक, जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया, कह दिया KSP of AgCl is 10 to power -10। ठीक, कहा फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन। अब देखो, एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है और किसी दूसरे सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाल के निकालनी है। यानी अपने AgCl लिया, उसका KSP हमें पता था, हमने उसको किस में डाल दिया? NaCl सॉल्यूशन में, और वहां उसकी सॉल्युबिलिटी पूछी गई है। ठीक, देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप लोग? आपको पता है कि AgCl विल बी टूटिंग इनटू Ag1 पॉजिटिव एंड फूटिंग इनटू Cl1 नेगेटिव। बोलो यहां तक क्लियर है? तो इसका जो KSP है, क्या वो हम ऐसे लिख सकते हैं? Ag1 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड Cl1 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ऐसे लिखते आए हैं, ऐसे लिखते आएंगे। ठीक है जी। अब बेटे, मैंने इसको डाला एक दूसरे सॉल्ट में। दूसरा सॉल्ट क्या था? NaCl। NaCl is breaking up into Na1 positive and Cl1 negative।
बोलो क्लियर हो गया बेटे। अब अगर मान लो ये एस है, मान लो ये एस है, तो ये क्या होगा, और ये भी क्या होगा, एस होगा। ठीक है बच्चे। और अगर मैं ये मान लूं, ये क्या, ये हमारे पास दिया है ना NaCl कितना है, ये 10⁻⁻² दे रखा है, तो बोलो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻² होगी, और इसकी कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻² होगी। बोलो क्लियर यहां तक। अब हमें सॉल्युबिलिटी AgCl की निकालनी है, तो AgCl में Ag की कंसंट्रेशन तो यहां से आएगी भाई, समझे आप। यानी जब मैं इसका KSP लिखूंगा तो यहां से S आ जाएगा। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, ओ भाई हेलो, यहां पे ये जो Cl है वो यहां से भी आ रहा है और Cl यहां से भी आ रहा है, दो जगह से आ रहा है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास Cl की कंसंट्रेशन S प्लस 10⁻⁻² होगी कि नहीं होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, समझ में आई। क्योंकि यहां पे कॉमन आयंस आए, तो ये यहां से भी आया Cl और यहां से भी आया, तो Cl की कंसंट्रेशन दोनों से पुट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि अगर मान लो ये वाटर में होता, सोचो कि अगर ये वाटर में होता तो ये S का स्क्वायर होता कि नहीं। तो KSP 10⁻⁻10 था, तो S का स्क्वायर से S की वैल्यू क्या होती, 10⁻⁻5 होती कि नहीं होती। यानी ये जो S है इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻5 के करीब होनी है। ठीक, अगर हमने इसमें भी डाल दिया तब भी इसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁻5 के करीब करीब होनी है थोड़ी, क्योंकि कॉमन आयन आ गया। कॉमन आयन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप मेरे को बोलोगे सर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप कैसे कर, बेटा मैंने आपको बोला था ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो आयन पेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे हमने पीएच निकाला था ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, उसमें भी तो स्ट्रॉन्ग चीज की हमने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। और बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते ही उसको जहां कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, समझे मेरी बात। तो इस कॉमन आयन के आने से इसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम, ये रिएक्शन थोड़ा सा बैकवर्ड चला जाएगा, है ना। तो अगर अपने पास S की वैल्यू 10⁻⁻5 होनी थी, अब उतनी नहीं रहेगी, उसे थोड़ी बहुत कम होगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत कम होगी। पर यहां से इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर ये 10⁻⁻10 है तो इसकी S वाटर में लगभग 10⁻⁻5 होना चाहिए। यानी S की वैल्यू 10⁻⁻5 है, जबकि ये वैल्यू 10⁻⁻2 है। बेटा 10⁻⁻2 के मुकाबले 10⁻⁻5 is very small or not? Very small or not? तो if it is very small, it can be neglected or not? तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे अपन। नेग्लेक्ट करेंगे तो KSP कितना आ जाएगा भैया, S इंटू 10⁻⁻²। तो इसका मतलब S कितना आएगा, KSP डिवाइडेड बाय 10⁻⁻²। समझ में आई बात। अब ऑब्वियसली हमारे पास इस केस में KSP की वैल्यू 10⁻⁻10 दे रखी थी, ये 10⁻⁻2, ये 10⁻⁻8 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो क्लियर आया। तो ये सॉल्युबिलिटी आई किसकी, AgCl की, किसमें, NaCl में। अब देखो अगर ये NaCl में नहीं होता, वाटर में होता, तो इसकी वैल्यू इतनी होती, लेकिन जब NaCl में डाल रहे तो इसकी वैल्यू इतनी हो गई, कम हो गई कि नहीं। दैट मीन्स कॉमन आयन आने से सॉल्युबिलिटी जनरली क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है भाई। क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने इधर से S पुट किया और जो कॉमन आयन है उसको दोनों साइड से पुट किया, और ये जो S है यहां पे कंसंट्रेशन इज क्वाइट मोर देन दैट ऑफ S को हमने थोड़ा दिमाग से सोच लिया, ठीक, कि क्या वो नेग्लेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक, तो हमने देखा कि 10⁻⁻5 होना चाहिए था वाटर में, लेकिन यहां पे S की वैल्यू 10⁻⁻5 के आसपास होगी, और ये 10⁻⁻2 ये होगी जो हमने यहां से ली। इसके मुकाबले इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उससे हमने S निकाल दिया। बोलो क्लियर। पर सर अगर मान लो हमारी ये वैल्यू भी 10⁻⁻4 के करीब करीब होती तो क्या करते,
तो बेटा नेग्लेक्ट नहीं करते, नहीं करते तो क्वाड्रेटिक बन जाती, क्वाड्रेटिक बन जाती तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते। तरीके तो दोनों ही है हमारे पास, ठीक है। अगर हम ये है कि अगर 10⁻⁵ को 10⁻⁻2 के साथ लिखते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि 0.01, ठीक, और उसमें ऐड कितना हुआ 0.00001, तो इसका नेट रिजल्ट कितना आया 0.01001। तो इसको कितना लिखोगे भाई, अप्रोक्सीमेटली यही नहीं लिख दोगे? तो ये वैल्यू नेग्लेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? तो इसलिए मैंने 10⁻⁵ को क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। समझ में आई? तो कॉमन आयन की जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, अगर ये वैल्यू 10⁻⁵ और यहां हमारे को दिया 10⁻⁴, देन इट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो हमें झक मार के ऐसे करके फिर उसका क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे s का स्क्वायर 10⁻⁻2s, है ना, और यहां पे ks भी, तो फिर क्वाड्रेटिक बन गई। और फिर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, करनी आती क्वाड्रेटिक की नहीं? तो दिस इज हाउ एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किसी दूसरे सॉल्ट में निकाल सकते हैं, ठीक है। मिस अर्शिया कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ जी बिल्कुल, हमारी सॉल्युबिलिटी तो क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन विच कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर, वो तो वही रहनी है। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तब तक सॉल्युबिलिटी वही रहनी चाहिए वाटर में। सॉल्वेंट तो इसमें भी वाटर ही है पुत्र, NaCl क्या सूखा सूखा डालेगी, उसकी भी तो सोल्यूशन है बच्चे, है ना। हम डाल तो डिसॉल्व तो किसमें कर रहे हैं, वाटर में, लेकिन उसमें ऑलरेडी एक सॉल्ट और है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी मतलब दो चीजों की इकट्ठी सॉल्युबिलिटी। इसमें AgCl भी डिसॉल्व हुआ और इसमें NaCl भी डिसॉल्व हुआ, दोनों डिसॉल्व हुआ, पर हमने फर्क किस पे निकाला, AgCl की सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ गया NaCl डालने से। बोलो क्लियर, एनी डाउट्स? नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। Na पॉजिटिव क्या करेगा, कॉमन आयन ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो जो अनकॉमन है उसका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। बोलो क्लियर हो गया? क्योंकि हम इस पे फर्क डाल रहे हैं ना दोस्तों, तो इस पे तो फर्क तभी डलेगा कि इसका कोई कॉमन आयन आएगा, इसका कॉमन आयन ही नहीं आएगा तो फिर वो बात ही नहीं होगी। अगर मान लो मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी पूछ सकता हूँ कि AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालो और किसमें बोला, बोला जी H2S में निकाल दो, अरे वो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, ठीक। बेसिकली हम एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी किसी दूसरे सॉल्ट में निकाल रहे हैं जिसमें कुछ कॉमन आयंस आ रहे हैं, और कॉमन आयन आने की वजह से सॉल्युबिलिटी पहले के मुकाबले कम हो रही है। तो बोलो ये क्वेश्चन करना आ जाएगा, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, फाइंडिंग वन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन ऑफ अनदर सॉल्ट, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी बन सकता है, न्यूमेरिकली तो समझ में आया। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ यस नो लिख दिया करते कभी जिंदगी में, है ना, हाँ, हाथ घिस थोड़ी जाते बेटा। तुम लोग तो अपनी अपनी रजाइयों में बैठकर पढ़ रहे हैं, ठीक, और यहाँ बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं यार, वो यस नो बोलते, तुम हाथ से लिख दो यस नो यार, ठीक। बोलो सर वही तो पंगा, हम रजाई में बैठ के पढ़ रहे हैं, हाथ ही नहीं निकल पा रहे बाहर, ठीक। चलो जी, अब इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा लिख रहा है सर नहीं टेबल पे पढ़ रहा हूं मैं। चलो अच्छी बात, वेल डन, ठीक, ओके। पढ़ मैं टेबल पे रहा हूं पर इग्लू बनाया हुआ उसके आसपास, है ना भाई, ठीक। चलो एनी हाउ, अब चलते दोस्तों आगे, इसी के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बोला कि सॉल्युबिलिटी, चू चू करना नहीं भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज मैक्सिमम इन कंपटीशन का क्वेश्चन बोल दिया जी। A 0.01 मोलर NaCl, B 0.02 मोलर AgNO3, ठीक है जी, C
0.02 मोलर Ag2O, ठीक है जी, और डी बोल दिया वाटर। ठीक, इसमें बोला सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कहां है। ये क्वेश्चन तो सौखा ही बड़ा है। ठीक, हमें देखना है यहां पे कॉमन आयन है भाई, है ना, Cl कॉमन आयन, इसके कॉमन आयन ढूंढने हैं। यहां पे Ag है, यहां पे भी Ag है, इन तीनों में कॉमन आयन है, और कॉमन आयन जब भी होते हैं तो बेटा सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो इसमें आंसर क्या आ गया, वाटर, सिंपल बात। ठीक, अगर कॉमन आयन होंगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कम होगी वाटर के मुकाबले। ठीक, लेकिन सर हमारे को ना इसका ऑर्डर पूछा था, अगर ऑर्डर पूछा था तो जितने ज्यादा कॉमन आयन होंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। बेटे इसमें कॉमन आयन कौन से, Cl नेगेटिव, कितनी वैल्यू 0.01 मोलर। बोलो समझ में आया, क्योंकि एक मोल दे रहा है तो 0.01 देगा। इसमें कॉमन आयन कौन से, Ag1 पॉजिटिव। ठीक है जी, अब Ag1 पॉजिटिव जो हो गया वो कितना आया 0.02 मोलर। इसमें कॉमन आयन कौन से, Ag1 पॉजिटिव, और वो कितने हो गए 0.02 इंटू 2, दैट इज 0.04 मोलर। क्यों भैया, क्योंकि इसमें 2 Ag थे ना, तो 1 मोल 2 मोल देगा, तो इतने क्या देगा, डबल देगा। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाता फिर कि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसमें होती, वाटर में। फिर जहां कॉमन आयन कम है वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो फिर आती है हमारे पास 0.01 मोलर NaCl, फिर आता हमारे पास 0.02 मोलर AgNO3, और फिर लास्ट में क्या आता 0.02 मोलर Ag2O, यानी मोर आर द कॉमन आयंस, लेसर इज द सॉल्युबिलिटी। बोलो बेटे क्लियर, कोई दिक्कत, पर दिक्कत दे नहीं तो काम मेरा। ठीक, मान लो भाई इसमें एक और चीज दे दी, बोला H2S। ठीक, अब क्या है, H2S में ना कोई कॉमन आयन ना वाटर। अगर कभी ऐसा आ जाए ना कि जिसका ना कोई कॉमन आयन है ना वाटर है, आंसर ही वो टिक कर देना। ठीक, H2S में सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों भाई, पूछो क्यों, क्योंकि AgCl जब टूटेगा और हमारे पास Ag1 पॉजिटिव और Cl1 नेगेटिव बनाएगा, तो बेटे यहां पे S2 नेगेटिव जो यहां से H2S से मिलेगा, ये इसका जुड़ के इसको प्रेसिपिटेट बनाएगा Ag2S। तो इक्विलिब्रियम में ये आगे आगे जाता रहेगा, और ये इक्विलिब्रियम आगे आता रहेगा, और ब्रेकेज ज्यादा 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 होती रहेगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा 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 होती रहेगी। बोलो क्लियर हो गया। इसको हमने पढ़ा था ऑड आयन इफेक्ट। क्या पढ़ा था, ऑड आयन इफेक्ट। वैसे फिर भी अब आपको पता कि सर हमारे को कैसे पता चलेगा प्रेसिपिटेट बनाता है कि नहीं बनाता है। भैया रीचिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ माइंड, पेपर सेटर, मेरे को क्या सारा पता है कि किस किस के प्रेसिपिटेट बनते हैं। अरे सिंपल बात है, या तो वो कॉमन आयन देगा, या वाटर देगा, या ऑड देगा। ऑड दिया ही क्यों, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बनता होगा, अदरवाइज ऑड देने का कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। इज देयर एनी यूज ऑफ गिविंग ऑड आयन, उसका यूज ही ये है। और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता क्वेश्चन में आपको 2 ऑड आयन भी दे दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। समझ में आई बात, आपको इस क्वेश्चन में इन 5 ऑप्शंस के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती ऑप्शन, है ना। 3 में कॉमन आयन होगा, 1 में वाटर होगा, 1 में ऑड। ऑड वाला बहुत ही रेयरेस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना, क्योंकि बंदों का बनाया कंसेप्ट है ना, कोटा क्रांति से प्रभावित। ठीक, इस वजह से ये जनरली पूछा ही नहीं जाता, पूछा ऐसे जाता है। पर फिर भी मैंने एज अ सेफ गार्ड तुम्हें बता दिया कि बाई चांस कोई ऑड आयन दे दिया जाए जिसका ऊपर का कोई लेना देना है नहीं और वाटर है नहीं, तो दिया ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो प्रेसिपिटेट बनाता होगा, और इसलिए हमें कोई रटना नहीं कि कौन प्रेसिपिटेट बनाता होगा। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। मैं बोलता हूं ना बार बार कि क्वेश्चन अपने आप चीख चीख के बोलता है मेरा आंसर टिक के ये करो, है ना, लेकिन हम सुनते नहीं, हम अपने पेन पे विश्वास रखते हैं ना।
तो भैया दिमाग पे विश्वास रखो, पेन तो कभी भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, दिमाग थोड़ी खत्म होगा अगर यूज कर रहे हो तो, ठीक। और लेमार्क की थ्योरी है ना, आप में से बायोलॉजी पढ़ते होंगे कोई, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, है ना, जो चीज ज्यादा यूज करो वो ज्यादा शार्प हो जाती है, ज्यादा अच्छी हो जाती है। एज यू यूज योर राइट हैंड मोर, तो योर राइट हैंड इज मोर स्ट्रॉन्गर, है ना भाई। इसलिए यूज योर भेजा, नहीं तो धीरे धीरे डब्बा बन जाएगा ये। जिसका यूज नहीं करते ना वो एक्सटिंक्ट हो जाती है, जिस चीज का यूज नहीं करते है ना। मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी ना कि हमारे जो पूर्वज थे ना उनके कान हिलते थे, सही बात बोल रहा हूं, उनके कान हिलते थे। अब ना पंखे चल पड़े, एसी चल पड़े, उन्होंने बोला यार कौन कान से हवा दे, छोड़ो परे, है ना, वो यूज करना बंद कर दिए, यूज करना बंद कर दिए। अब ये हिलते ही नहीं, नहीं हिलते ना भाई, ऐसे ही रह गए ना। हमारे से ज्यादा समझदार था हाथी, हाथी ने कभी बंद नहीं किया, आज उसको एसी कूलर की जरूरत नहीं, अपने आप को खुद ही हवा करता रहता है ना भाई। तो ये सच में ये साइंटिफिक थ्योरी मेरी बनाई थोड़ी। लेमार्किज्म कहता है कि जिस चीज को ज्यादा यूज करोगे ज्यादा बेटर डेवलप होगा, और जिस चीज को यूज नहीं करोगे धीरे 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 वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे आज मैं यहाँ खड़े होकर पूर्वजों को गालियां दे रहा हूँ कि उन्होंने कान बंद करने, कान हिलाने बंद कर दिए अभी, है ना, हमारे कान नहीं हिलते। ऐसे तुम्हारे आगे आने वाली प्रोजेनी तुम्हें गालियां देंगी कि हमारे यहाँ डब्बा रह गया, पूर्वजों ने यूज नहीं किया, यूज किया होता तो भी काम का होता, समझे। बोलो क्लियर। सॉल्युबिलिटी कैसे देखते, किस सॉल्ट में साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी समझ में आती है बच्चों, किस में मैक्सिमम होगी किस में मिनिमम होगी, निकाल सकोगे। तो पहले बोलो, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते, आ गया। उसमें मरकरी वाले सॉल्ट्स के एक्सेप्शन दिमाग में रखोगे, और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वो बेटा अभी एक आधा करा भी दूंगा तो रट्टा लगेगा, वो जब तुम +2 में कॉम्प्लेक्सेस पढ़ लोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा वो कैसे टूटते हैं, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन बनाना आ गया, एस की टर्म में बनाना आ गया। फिर सॉल्युबिलिटी देखनी आ गई बेटा, ठीक। सॉल्युबिलिटी जब आयन सेम हो, सॉल्युबिलिटी जब आयंस डिफरेंट हो, ठीक। सॉल्युबिलिटी जब कॉमन आयंस हो, सॉल्युबिलिटी जब ऑड आयंस हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना आ गया, उससे सॉल्युबिलिटी निकालनी आ गई, उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे पास हो गए। अब जो इससे भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन जो कंपटीशन में आता है वो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी से आता है। अगर उससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो है प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इसका लास्ट एप्लीकेशन देखेगा, ठीक, लास्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि भाई लोग प्रेसिपिटेशन होती कहां है, प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन की प्रेसिपिटेशन कहां होती है, ठीक है, किस जगह पे प्रेसिपिटेशन हो सकती है, कहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकती, प्रेडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले प्रेसिपिटेशन कब होती है ये समझते हैं और फिर उसके ऊपर करेंगे अपन एक क्वेश्चन, ठीक, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो बेटा, हमने एक चीज पढ़ी KI, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, और दूसरी चीज पढ़ी KSP, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या इनके एक्सप्रेशन में कोई फर्क था? इनके एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं था, एक्सप्रेशन सेम था। बट आयनिक प्रोडक्ट एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की चीज है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की चीज है ना बेटा। तो होता क्या है, अगर हमारा KI इज लेस देन KSP, कोई सॉल्ट है उसका KSP तो हमें कांस्टेंट ही रहना उस टेम्परेचर पे। मान लो उसको कुछ हमने मिक्स किया, कुछ आयंस लिए, आयंस को मिक्स किया तो कुछ आयंस का प्रोडक्ट होगा। अगर मान लो आयनिक प्रोडक्ट कम है, यानी आयंस कम बने, जबकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, डिसॉल्व ज्यादा हो जाएंगे। तो आयन कम है लेकिन उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो क्या वो कभी प्रेसिपिटेट होंगे? आयन कम है, वो डिसॉल्व हो सकते, हो जाएंगे भाई। तो ऐसे केस में देयर इज नो
प्रेसिपिटेशन, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है। बट अगर मान लो Ki हमारे पास मोर देन KSP है, यानी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा, यानी आयन ज्यादा है, और उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम, यानी सॉल्युबिलिटी कम है। तो भैया अगर आयन ज्यादा है और सॉल्युबिलिटी कम है, तो जो सॉल्युबल नहीं हुए आयन वो क्या करेंगे, वो प्रेसिपिटेट करेंगे कि नहीं? ठीक, तो ऑब्वियसली अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, मतलब आयंस का नंबर ज्यादा है जबकि डिसॉल्व कम हो रहे, तो बाकी बचे छुनछुने थोड़ी बजाएंगे, वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो ऐसे केस में प्रेसिपिटेशन अकर्स। तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए Ki शुड बी ग्रेटर देन KSP। ठीक है जी। और वहीं पर अगर मान लो Ki और KSP बराबर हो जाता है, ऐसे केस में जितने आयन थे सारे सॉल्युबल थे, तो क्या इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं अपन लोग? तो दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें प्रेसिपिटेट तो नहीं बनेंगे, उसमें प्रेसिपिटेट तो नहीं बनेंगे, पर प्रेसिपिटेट बनने इसके बाद शुरू हो जाएंगे, और आयंस डालने शुरू करोगे प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे बेटा आगे मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको करवाने वाला हूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही समझ लो ताकि आपको इसको क्लियर करना मेरे लिए इजी हो जाए। देखो बेटे, एक होता है सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, सोप को सॉल्ट आउट करना। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैंने पहले भी ये क्लास में लिया है आपके साथ कि सोप कैसे बनाते हैं, RCOOR डैश, विच इज एन एस्टर। इस एस्टर को डालते हैं किसमें, NaOH में, ठीक है, बेस में। उससे बनता है RCOONA, दैट इज कॉल्ड एज सोप, और साथ में R-OH, एल्कोहल, गंदी गंदी चीज। ठीक, यहां सोप बनता है। ठीक है जी, ये सोप बना, इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो हम एस्टर लेके उसमें NaOH डाल देते हैं, सोप बनता है पर अंदर ही रहता है। अब उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका आयनिक प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ता है। आयनिक प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए हमें आयंस का नंबर बढ़ाना होगा, तो इसमें से कोई कॉमन आयन डाल देंगे जिससे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम और आयंस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। तो इसलिए हम इसमें नमक डालना शुरू कर देते हैं, NaCl सॉल्यूशन डालना शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पे कॉमन आयन मिल जाएंगे ना Na, तो क्या होगा, आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। जब आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा तो एक्स्ट्रा आयंस क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो उससे सोप जो होगा वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। हम उसको प्रेसिपिटेटेड सोप को फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हैं भाई। ठीक, और बचा हुआ सोल्यूशन क्या कहलाता है, लाए, LYE, जो तुम बोलते हो वो वाला लाई नहीं। ठीक, कौन सा वाला लाए, LYE, है ना, जो तुम घर वालों से बोलते हो वो वाला लाए नहीं है ये। ठीक, बोलो क्लियर, समझ में आया? तो बच्चों इस तरह से करके प्रेसिपिटेशन हो सकती है। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, समझ में आएगा उम्मीद करता हूं। आपको बोला KSP ऑफ बेरियम सल्फेट, KSP of barium sulfate is 10 to power minus 10. KSP of barium sulfate is 10 to power minus 10 at 298 Kelvin. Find wood precipitation occurs if 100 milliliter of 0.01 molar BaCl2 is added to 300 milliliter of 0.01 molar Na2SO4। ठीक है जी, हमने बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना के देखना बनेगा कि नहीं बनेगा। उसका KSP हमारे को दे रखा है जी। ठीक, और हमने डाला क्या है, बेरियम क्लोराइड और
क्या डाला है? अब बेटा इससे हमारे को मिलेंगे बेरियम आयंस। क्या मिलेंगे? बेरियम आयंस। वो कितने मिलेंगे? देखो बेटे, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इसके नंबर ऑफ मोल तो इतने ही रहेंगे कि नहीं, पर वॉल्यूम चेंज हो गया, इसलिए इसके बेरियम आयन निकालने के लिए हम पहले करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये इनिशियली और ये आफ्टर मिक्सिंग, ये इनिशियली और ये आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है जी। अब बेटा जी हमें M2 निकालना है, तो M2 आएगा M1V1 अपॉन V2। M1 कितना था इसका? 0.01। V1 कितना था? 100। अभी कितना आ गया बेटा? 100 प्लस 300 कितना आ गया? 400। बोलो क्लियर? अरे समझ में आया? तो ये कट गया, यहां से हट गया, तो बोलो क्या घट गया? 0.25 इंटू 10⁻⁻2 आ गया। हाँ जी, तो 2.5 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकता हूं मैं। और ये कौन से आयंस हो गए? बेरियम 2 पॉजिटिव आयन ऐसे बन गए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ जी। इससे मिलेंगे हमारे को क्या? सल्फेट आयंस। अब सल्फेट आयंस भी हम कैसे देखेंगे भैया जी? इसका M1 कितना था? 0.01। इसका V1 कितना था? 300 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 400। बोलो समझ में आया? कैंसिल वैंसल। तो 0.75 इंटू 10⁻² रहा, यानी 7.5 10⁻³ रहा। बोलो क्लियर? अब बेटा जी हमें निकालना था Ki। Ki तो था बेरियम 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और सल्फेट 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन। बेटा जी बेरियम की कंसंट्रेशन यहां से पुटी, ठीक, तो Ki जो हमारे पास आया वो कितना आया? 2.5 इंटू 10⁻³ और सल्फेट की वैल्यू कितनी आई? 7.5 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लेते भैया। सॉल्व करके क्या ये Ki KSP से कम हो जाएगा? नहीं होएगा। ये KSP से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, है ना भाई? 10⁻⁶ वैल्यू तो ये आ गई Ki की, कि 2.5 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁶। अरे ये तो 10⁻⁵ के करीब आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो बिकॉज Ki is greater than KSP, therefore precipitation takes place। इसलिए प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। अगर मान लो हमारे पास Ki की वैल्यू KSP से कम रहती, जब हमने पुट किया इसको, तो हमारे पास नहीं होती। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब भैया एक भाई हमारे से क्वेश्चन पूछता है, कहता है सर क्या AgCl की सॉल्युबिलिटी AgCl में निकाल सकते? ओ भाई वो तो उतनी रहेगी। अरे सेम सॉल्ट को सेम सॉल्ट में थोड़ी चेंज होएगी सॉल्युबिलिटी भाई। सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ठीक। तो ऐसे नहीं करने का कि AgCl की AgCl में ही निकाल रहे, उसमें कोई कॉमन नहीं, सारे आयन सेम है, ठीक, और उसमें वही सॉल्युबिलिटी रहेगी, उसमें चेंज नहीं होता है। वो होता है किसी दूसरे आयन में, किसी दूसरे सॉल्ट में, जिसमें से कुछ कॉमन मिल रहे हैं और कुछ कॉमन नहीं भी है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? बेटा अभी बोलो प्रेसिपिटेशन समझ में आई कि नहीं आ गई? सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर? तो बेटा प्रेसिपिटेशन कैसे देखेंगे? आप जो भी आयन यहां पे चाहिए, जिसका KSP हमें दिया, उसके 2 आयन चाहिए ना, हमारे पास 2 चीजें मिक्स करके दी होंगी, ठीक है। एक आयन एक से आ जाएंगे, दूसरे आयन दूसरे से, जितने जितने आएंगे वो हम ले लेंगे और उसको Ki के एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे और Ki निकाल के देख लेंगे। अगर Ki KSP से बड़ा होगा तो बोलेंगे प्रेसिपिटेशन हो गई, Ki KSP से कम होगा तो बोलेंगे नो नो
समझ में आ गई? क्लियर? अगर KI KSP के बराबर होगा तो आपने समझ लेना है सैचुरेशन। मान लो कल को आपको बोला, आपको 4 सॉल्ट दे दिए, KSP उसका दे दिया, ठीक, KSP दे दिया, 4 सॉल्ट दे दिए, और उसमें कोई सोल्यूशन हमने बोला, हमने ये डालना शुरू कर दिया, 2 सोल्यूशन को डालना शुरू कर दिया, किसमें सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे? भैया जिसका KSP क्या होगा? कम होगा, उसमें प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनेंगे। KSP कम मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम, तो थोड़ा सा भी आयनिक प्रोडक्ट बढ़ा, उसकी सॉल्युबिलिटी से एक्सीड किया, वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो कौन पहले प्रेसिपिटेट होता है? जिसका KSP सबसे कम होता है। बोलो समझ में आया? क्लियर? तो बेटे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हर एक न्यूमेरिकल आपको करवाया है, ठीक, हर चीज आपको समझाई कैसे देखनी है, किस तरह से देखनी है। अब S को कैसे निकालना है, अब मैं तो सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके समझा दिया, मुश्किल वाले एग्जाम उसमें डाल दूंगा टेस्ट में, करते रहना, ठीक। तो परसों टेस्ट हुआ था, आज हुआ था, अभी हुआ था, तो मजे आए थे? नहीं यार ऐसा तो ना बोलो यार, तुम तो पढ़ाने पे ही क्वेश्चन मार्क खड़े कर देते। ऐसा मुश्किल टेस्ट नहीं था, लेकिन हाँ आपका दिमाग जितना चलता है उस हिसाब से आप कर पाएंगे उसको। अगर आपने, मैंने बार बार बोला है, अगर आपने साथ के साथ सॉल्व किए होंगी चीजें तो आपको मुश्किलें कम आएंगी। ऐसा तो है ही नहीं, इतना केक वॉक टेस्ट तो मैं कभी भी नहीं दूंगा कि सारे ही कर लो तुम, ठीक। ये कभी मत सोचना भैया, जब आपको टेस्ट कोई ऐसा देना जो आपसे सारे हो रहे हैं तो आपका उल्लू बन रहा है। आपको सीखने को क्या मिल रहा है उस टेस्ट से? भैया टेस्ट में अच्छे नंबर ले लेने से सिलेक्शन हो जाती है। टेस्ट का यूज क्या होता है बताओ? Why should we take test? Just to check our knowledge? No, not at all. क्योंकि नॉलेज आपकी जीरो है। वो मेरी जीरो है यार। यार आइंस्टाइन ये बोलता है कि मेरे को इस बोर्ड पे सिर्फ इतना आता है, ये पूरा बोर्ड मेरा खाली है, ये आइंस्टाइन की बात है। तो मैं किस खेत की मूली हूं भाई, मेरे को तो इस डॉट से भी डॉट आता होगा, और तुम अपनी सोचो। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सारा नहीं आता होगा ना यार, पर हमें वही तो देखना है कि हम कितना कर सकते हैं, ठीक। तो टेस्ट कभी नॉलेज चेक के लिए नहीं होता बेटा, नॉलेज तो कभी किसी की चेक हो ही नहीं सकती, सभी को जीरो करा जा सकता है कभी भी, है ना, क्योंकि कोई क्वेश्चन का लेवल खत्म थोड़ी हो जाता है बेटा। मैं पूरी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर छोड़ के एक न्यूमेरिकल बना सकता हूं, कैसे कर लेगा कोई? समझ में आई? तो हो सकता है भाई, लेकिन ये क्या है कि एवर एंडिंग प्रोसेस है। तो टेस्ट किस लिए होते हैं? टेस्ट इसलिए होते हैं कि हमने जो पढ़ लिया, हमारे को उसमें से कौन सी चीज में दिक्कत आ रही है, किस चीज पे हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, उसको समझने का मौका होता है। तो अगर बेटे मैंने आपको ऐसा टेस्ट दे दिया जिसमें आपको सारा कुछ ही आ गया, तो दैट इज ऑफ नो यूज, उसका जहाज बना के फेंक दो, कोई यूज ही नहीं है उसका। यूज उसका है जिसमें 2 4 5 प्रॉब्लम्स हो, ठीक, आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे से पूछोगे सर ये बताओ कैसे होना है, तो मैं जब बताऊंगा तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट जो वीक रहा होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो गलती आपकी रही होगी वो रिमिट हो जाएगी। तो दिस इज द वे। टेस्ट को लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट, टेस्ट में नंबर लेना इज नेवर इंपॉर्टेंट। टेस्ट में इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट का एनालिसिस। आफ्टर टेस्ट you must analyze the test, and after discussion of that test which you have to do, not me, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि तुम छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक। ये तो है नहीं है कि भाई मैं ही बोलूंगा तो करोगे, खाना मेरे कहने पे खाते हो क्या? सांस मेरे लेने से, मेरे बोलने से लेते हो क्या? तुम्हारे लिए जरूरत है सांस लेना, तुम लेते हो। अब मैं बोल दूं सांस लेना बंद कर दो, बंद कर दोगे क्या? नहीं ना। या मेरे से पूछ के सर आज सांस ले सकता हूं, कभी पूछा क्या? नहीं पूछा। क्यों? ये तुम्हारी जरूरत है। तो क्या पढ़ना आपकी जरूरत नहीं है? तो ये तुम्हारी जरूरत है, उसमें मेरे से पूछने का क्या मतलब है?
मैं ही पूछूं हाँ भाई टेस्ट तुमने कर लिया, फॉलोअप की नहीं कर लिया, है ना, कह के करवाया तो क्या करवाया। वो आप सिंसियर होने चाहिए कि आप खुद जाएं, टेस्ट को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद उसके जो भी डाउट्स हैं वो निकालें। ठीक, पहले अपने लेवल पे कोशिश करें, नहीं होता अपने टीचर से मदद लें। पहले तो खुद घर पे जाके सॉल्व करें एकदम। एक तो कईयों की आदत होती है, अभी टेस्ट दिया, सर ये डाउट तो बता दो। बेटा तुमने क्या दिमाग लगाया? एनालिसिस ऑफ टेस्ट इज नॉट दैट, दैट इज नॉट एनालिसिस ऑफ टेस्ट। एनालिसिस ऑफ टेस्ट हुआ कि मेरे से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, अब मैं घर जाके बैठा और मैंने उन 10 क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखा और अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से देखा। ठीक, देखा कहां से ये क्वेश्चन मेरे को उठाना था, कैसे करना था, समझ में आया। ओके, तो उस 10 में से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप कर लेंगे। उसके बाद आप क्लास में आते हो, अपने किसी वर्दी मित्र से पूछो, भी तूने ये क्वेश्चन किया, उससे पूछो तूने किया तो कैसे किया, क्योंकि बच्चा एक दूसरे बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझा सकता है। यार मैंने ऐसे से दिमाग लगाया था। ठीक, क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सभी की एक जैसी होती है ना। ठीक, अब मेरे को तो ऑलरेडी पता होगा तो मैं उसी तरह उसी हिसाब से सोचूंगा, लेकिन तुम उसकी डीप तक सोच के एक दूसरे का मदद कर सकते हो। तो बेटा वो करने के बाद अगर उससे भी नहीं आया, आपको नहीं आया, किसी से समझ नहीं आ रहा, देन कम टू मी, सर ये बताओ जी, ये नहीं आया मेरे को, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दिस इज टेस्ट। देखो +1 में हम बहुत ज्यादा बर्डन आप लोगों पे नहीं डालते, नहीं डालते। ठीक, दिस इज ओनली 10% ऑफ बर्डन बेसिकली, जो अभी तक आपके ऊपर पड़ा है, दिस ओनली 10%। +2 में आपका एक्सेलरेटर थोड़ा दबाया जाएगा, ठीक है ना, तो आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन पड़ेगा। ठीक, तो जो निखित आदमी होंगे चीखे मारने शुरू कर देंगे, मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। ठीक, और कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो इस बात को रेलिश करना शुरू करेंगे, हाँ यार, और वही रिजल्ट देके जाएंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इस समय आप तो सिर्फ अभी से सीख लो। +2 में जाओगे तो ये पहले से दिमाग में होना चाहिए कि भैया हमारी जो असाइनमेंट है, हमारा जो टेस्ट है, उसको करना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट में नंबर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। यार अभी खाया, अभी उल्टी कर दी, सेहत बन जाएगी क्या? तो आप करते तो ऐसा ही हो, आप तो पढ़ के आते हो टेस्ट के लिए, है ना, अभी पढ़ा, अभी उल्टी कर दी पेपर में, है ना भाई, क्या बना उससे? कुछ हुआ? आपने उसको पचने का टाइम तो दिया ही नहीं। मजा तो तब है मैं आज पकड़ के एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट दूं, चलो अभी करो, और आप करने लग जाओ, तब तो मजा है। पर अगर ऐसा हो तो अभी चीखे मारने शुरू कर दोगे, सर हमने तो अभी रिवाइज नहीं किया। कितनी बार रिवाइज करोगे यार, कितनी बार? और रिवाइज करके देने का फायदा क्या? वो तो वही बात हुई, अभी खाया अभी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक, मजा वो है कि आपने 2 महीने 4 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा हो, एट वंस आपको टेस्ट दे दिया जाए और आप उसको करो, तो आपको पता चलता है कितना याद रहा, कितना भूल गए। ठीक, और अपने डेली के शेड्यूल में ना, एक मेरी बात अभी से समझ लो, चैप्टर मेरा खत्म हो गया है, जस्ट 2 बातें रह गई हैं। ठीक, तो अभी से एक बात ना अपने अंदर लानी शुरू कर दो बेटा, अभी तुम्हारे पास लगभग 1.5 साल है। ठीक, 1.5 ईयर तुम मेरे साथ रहते हो नहीं रहते हो, आई डैम बॉदर। ठीक, फ्रैंकली स्पीकिंग आई डैम बॉदर। रहते हो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जितनी ताकत है उससे तुम्हें करवाऊं। ठीक, नहीं भी रहते किसी और की दिमाग तो खाओगे ना यार, कहीं तो जाओगे। तो एक सिंपल सी कहानी मैं आपको बताता हूँ बेटा, अपने अंदर एक आदत बना लो कि ना, एक पीरियोडिक रिवीजन जो होती है ना, वो हमेशा रहनी चाहिए, विदाउट आपके टीचर के बोले, विदाउट कुछ किए। और वो कैसे होती है पीरियोडिक रिवीजन? बेटा अपनी दिनचर्या में कम से कम आधा घंटा हमेशा डेडिकेट रखना चाहिए फॉर रिवीजन, हमेशा। वो एक टाइम पीरियड ना फिक्स कर दो, 10 to 10:30 इन द नाइट। अब प्रकृति अलग अलग है, कई रात को पढ़ते निशाचर प्रवृत्ति के लोग, ठीक, और कई जो है मुर्गा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मॉर्निंग में पढ़ते सवेरे। ठीक, अब भैया
मैं आपकी आदतें चेंज नहीं करना चाहता और वो उससे कोई फायदा भी नहीं होता। उससे फायदा होता है क्या है भाई? उससे कोई फायदा नहीं है यार। आप बोलो भी मछली को तो पानी में नहीं तो हवा में तैरेगी, तैरेगी यार, वो मर जाएगी वो। तो किसी का नेचर चेंज करना इज नॉट गुड। कई लोग बोलते हैं ना, वो प्रबुद्धि लोग है ना, बोलते जी सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। अरे भाई मेरी आदत ही निशाचर प्रकृति का हूं, मैं रात को ही पढ़ता हूँ, मेरे को रात को ही समझ में आता है, मेरे से नहीं उठा जाता दिन में। अगर सवेरे उठ के मैं ऐसे ऐसे करके पढ़ूंगा, मेरे को क्या समझ में आएगा? रात को आई एम फ्रेश, मैं पढ़ सकता हूँ। और कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो रात को बिल्कुल 6 बजे के बाद उसकी आंखें वैसी बंद हो जाती है ना? कई ऐसे लोग होते हैं, ठीक, तो कईयों की आंखें बंद हो जाती है। तो भाई अगर आपकी आंखें 7 बजे 8 बजे बंद हो जाती है तो फिर आप जबरदस्ती उसमें लगे हुए, वो भी बेवकूफी है। तो हर आदमी की प्रकृति अलग है, लेकिन जो भी प्रकृति है उसके हिसाब से एक आधा घंटा, हाफ एन आवर हर रोज के टाइम टेबल में वो पक्का कर लो, पक्का। चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वो टाइम आपका कुछ और चीज में नहीं जाएगा। उसमें क्या होता है कि रिवीजन किस तरह से होती है, ताकि आपको ना बाद में, जैसे अभी सर मेरे को कल बोल रहे थे और रिवीजन करवानी है ना, ये वो। मैं इस सोच का व्यक्ति नहीं, ठीक, पर चलो वो अभी करवानी तो करवा देंगे, वो टेंशन की बात नहीं। लेकिन वैसे होना क्या चाहिए, रिवीजन इस तरह से होनी चाहिए आपकी, आज जो पढ़ा, पहली रिवीजन होती है आज घर जाके उसको पढ़ना, आज का आज, ये पहली रिवीजन हो गई। उसके बाद आपने पढ़ते रहे हफ्ते भर, ठीक, हफ्ते के बाद वो एक टॉपिक जो पहले हफ्ते पढ़ा था, हफ्ते का पहला दिन पढ़ा था, उसका थोड़ा सा रिवाइंड सा कर लिया। आधे घंटे में आराम से रिवाइंड हो जाएगा, वो बहुत इजीली रिवाइंड हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी पढ़े हो, है ना। तो आधे घंटे में उसको एक बार रिवाइज कर लिया। फिर एक मंथ के बाद दोबारा से उस चैप्टर को एक बारी नजर मार ली। तो हाफ एन आवर शुड बी डेडिकेटेड टू योर रिवीजन, ऑलवेज ऑलवेज। जैसे तुम पढ़ने बैठते हो सकता है उससे पहले, कि पढ़ने से पहले आप आधा घंटा प्रीवियस कोई टॉपिक पकड़ो, उसको एक बार पढ़ लो। पढ़ना पूरा नहीं होता, अगर आपने यहाँ पे देखो, हमने उस दिन सर भी बोल रहे थे ना आपको, कि हमने आपको यूनिवर्स दिखाया है, हमने ऐसी एक एक चीज पे इतनी इतनी चीजें बताई हैं, इतनी इतनी चीजें बताई हैं, अनथक चीजें आपके पास हैं। अब वो सारी की सारी दोबारा रिवाइज ना तो मैं करवा सकता हूं, ना तुम वैसे कर सकते हो, लेकिन वो सब बैक ऑफ द माइंड पे होती हैं। जब आप उसको दोबारा कॉपी पे देखते हो ना, तो 90% चीजें रिकॉल हो जाती हैं, वो 10% रह जाती हैं जो दोबारा रिकॉल नहीं हो पाती, उसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप अगर अपनी कॉपी आज भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की निकालते हो, ठीक, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आप पढ़ना देखना शुरू करते, अच्छा ये बोर्स मॉडल ऐसा था, इसमें ऐसा था, आपको सारा कुछ दिमाग में आ जाएगा जो आपने पढ़ा है, उसमें बहुत इजीली आ जाएगा। तो उसको आप बार बार पीरियोडिकली ऐसे रिवाइज करते हो, ठीक। अगर आपने अपने दिनचर्या में बेटा नहीं रखा है रिवीजन का टाइम, तो बेटे ये जो लॉन्ग टर्म बैचेस होते हैं ना, अब जैसे इस समय पर आके आपको लगता है अभी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर 0 हो गया, इस समय पर आके आपको लगता है वो क्या, वो टाइम वेस्टेज हो गई। वो जो आपको लगेगा यार 2 महीने मैंने लगाए तो गए कहाँ, पढ़ा तो था मैं, वो गए कहाँ? थर्मोडायनेमिक पढ़ा था, 1.5 महीना लगा के पढ़ा था, कहाँ गया? दोबारा से पूरा का पूरा, क्यों? आपने उसकी पीरियोडिक रिवीजन्स करी नहीं। तो यू अगेन स्टार्ट फ्रॉम अ बिग जीरो, इट विल टेक मोर टाइम। और अगर आपने उसकी पीरियोडिक रिवीजन रखी होती बीच बीच में, ठीक है ना, कभी कभी आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, कभी कोई टॉपिक पढ़ लिया, चैप्टर वाइज ही, तो आज के डे में क्या होना था, आप बहुत कंफर्टेबल होने थे। आपको कोई भी टॉपिक का मैं बोलूं बेटा कल टेस्ट है, आपने रात को आधा घंटा उसको एक ओवर थ्रू देना था, एक रन थ्रू दिया, चलो यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। तो वो आज से, अभी से, ये नया साल आ रहा है, ठीक, तो इससे एक अपने रोजाना के उसमें आधा घंटा फिक्स कर दो, फिक्स। वो चाहे ऐसे हाफ एन आवर से ज्यादा नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, एक दिन फिजिक्स पकड़ लो, एक दिन केमिस्ट्री पकड़ लो, एक दिन बायोलॉजी पकड़ लो,
या मैथ्स जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है उसको पकड़ लो, पीरियोडिकली करते चले जाओ, लेकिन रिवीजन में टाइम हमेशा देना चाहिए। जब चीजें बार बार आंखों के सामने से निकलती है ना, तो फिर उसके बाद हमें उसको पढ़ना नहीं पड़ता। अब सर जब पढ़ा रहे होते मैं कोई किताब देखता हूं क्या? क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मैं यहां बना के सॉल्व कर देता हूं कि नहीं? क्यों? मैं कोई कंप्यूटर हूं? नहीं, ये चीजें मेरी नजरों के आगे से बार बार निकली हैं। दैट इज वाई आई एम कंफर्टेबल इन इट। मेरे को कोई चीज दिमाग में लानी नहीं पड़ती ना भाई। ठीक, मैं सीधे उठ के आ जाता हूं, अच्छा आज ये पढ़ाना, चलो भाई पढ़ा दिया। हर टीचर का ऐसा होता? क्यों? दे हैव गॉन थ्रू दैट थिंग्स नंबर ऑफ टाइम्स, पीरियोडिक रिवीजन्स, रिपीटेड रिवीजन्स। तो जब आप पेपर में बैठे हो तो फिर उस समय ये ना हो यार ये क्या आ गया, कहां से आ गया। जब आपने पीरियोडिकली किया, आपको लास्ट टाइम में पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अभी जैसे आपका +1 खत्म होगा, ठीक, +1 के पेपर होंगे तो आप रिवीजन तो कर ही रहे होंगे, ठीक। तो +1 के पेपर हो जाएंगे, उसके बाद एक बार दोबारा +2 शुरू होने से पहले एक बार दोबारा उसको नजरों के थ्रू गुजार लो, ठीक। उसके क्वेश्चन जो तुमने कभी किए होंगे, क्वेश्चन हमेशा ये भी आगे ध्यान रखना, क्योंकि +2 में एक नई चीज आपके सामने होगी। तो बेटा एक जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे रफ कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे बड़ी मूर्खता कोई भी नहीं होती। यू शुड मेक अ कॉपी। हाउ जितने भी क्वेश्चन आपने, हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव सॉल्व, हर एक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया उसके कॉपी में आपको किया होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप रिवीजन कभी कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, आपने क्वेश्चन किया हुआ है ना, तो आपने क्वेश्चन के नीचे देख लिया, अच्छा ये ऐसे से होता है, तो उसको एक बारी रीडिंग टाइप में ही वो तुम्हारे दिमाग में फ्रेश हो गया, करने की जरूरत ही नहीं है। वो देख अच्छा इसमें ये था, अच्छा ये साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऐसे करते थे, वो देख के ही समझ में आ जाएगा एकदम से, क्योंकि बैक ऑफ माइंड में वो है, क्योंकि आपने क्लास में किया है तो वो है, आपने पहले उसको किया है तो वो है आपके पास, बट वो कहीं दब गया, तो जब आपने उसको देखा वो सारा रिकॉल हो गया। समझ में आई? तो एक तो कॉपी बहुत अच्छी मेंटेन होनी चाहिए। तुम लोग नोट्स बनाते रहते हो, है ना, नोट्स सिर्फ बायोलॉजी में काम आते हैं, बाकी क्या नोट्स बनाने हैं। मैं बोलता हूँ ये तुम नोट्स मांगते हो ना, मेरे को तो सबसे रद्दी काम लगता है ये, वो नोट्स देना, ये बेकार की बात, कितने लोग पढ़ते हैं उन नोट्स को यार, ये बेकार का काम है, ठीक। ये सेंटर पे भी खर्चा, वैसे भी परेशानी, आप भी जबरदस्ती, यार ये सब कुछ सब किताबों में लिखा होता है, कोई हम अलग ही चीज दे देते बेटे, उससे 2 गुना ज्यादा पढ़ाया होता है आपको, उन नोट से कई गुना ज्यादा आपको यहाँ पे करवाया गया होता है। अगर आपने उसके नोट्स बनाए हो जो आप क्लास नोट्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नोट्स, क्लास नोट्स और उसके असाइनमेंट्स, बस दैट यू डू। क्लास नोट्स को अच्छे से बनाया हो और असाइनमेंट उसमें अच्छे से, असाइनमेंट की कॉपी अलग से बनाई हो, टेस्ट की कॉपी अलग से बनाई हो, उसको बार बार देखो, बार बार अपनी नजरों के सामने से गुजारो, सो दैट वो आपके इतना अच्छा इम्प्रिंट छोड़ जाए दिमाग में कि आपको दोबारा किसी चीज को किससे पूछना ही ना पड़े। क्यों टीचर की जरूरत है रिवीजन में, क्यों टीचर की जरूरत है? और खास करके ये बात मेरी ध्यान में रखना, अगर लास्ट में आपको रिवीजन की जरूरत है, यू विल नेवर क्वालिफाई एन एग्जामिनेशन, क्योंकि इतना समय नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी 24 9 तय है कि जनवरी 24 से लेकर 31 तक मेंस हुआ करेगा हर साल। अब इन्होंने सेट कैलेंडर बना दिया ना एक, पहले तो पता ही नहीं होता था कब है, अब इन्होंने एक सेट कैलेंडर बना दिया, अभी जनवरी में पहला मेंस हुआ करेगा और मई में नीट हुआ करेगा, अप्रैल में आपके पास मेंस का सेकंड अटेम्प्ट हुआ करेगा। अब ये कैलेंडर सेट है। अब आप सोचो कि अगर आप जनवरी में दोबारा सारा रिवाइज करना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि दिसंबर एंड तक तो आपका सिलेबस ही खत्म होगा, तो कब रिवाइज करोगे उसको भाई?
है ना। तो इसलिए क्या पहले से प्लानिंग के साथ चलोगे ना, अगर अभी जो है अगला साल आ रहा है तो उसको प्लानिंग के साथ चलोगे, व्हाट यू हैव टू डू, मेक क्लास नोट्स वेरी नाइस एंड वेरी क्लियर, कलरफुल, ताकि आपको लास्ट में पढ़ते हुए स्टैंड आउट चीजें साफ दिखाई दे। कोई चीजें सर बोलते ना ये क्वेश्चन में आती है, पेपर में आती, उसमें एक बादल सा बना हुआ हो, या जो भी तुम्हारा कोई ट्रिक होता होगा, कोई तितली बना दी, कुछ बना दिया, कुछ भी जो भी आपको लगता है, ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी और पेन से लिखा हुआ हो, क्वेश्चन अलग पेन से, सॉल्यूशन अलग पेन से किए हुए हो, ठीक, हेडिंग्स अलग पेन से हो, उसके मेन पॉइंट्स अलग पेन से हो, कोई चीज वेरी इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया गया हो, तो लास्ट टाइम पे आपके ध्यान उन पॉइंटर्स पे जाएंगे सीधे और साफ क्लियर किया हुआ हो। ऐसे ही जब आप असाइनमेंट करते हो, चलो ओके, आपने एक रफ कॉपी ली, वो कैलकुलेशन के लिए होती है, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन किया, वो कैलकुलेशन के लिए किया, अगर आपसे हो गया उसको फेयर अप कर लो फटाफट। पूरी एक गाइड तैयार होनी चाहिए आपके एंड में। आप जो क्वेश्चन जब चाहो, जहां मर्जी से चाहो, जब मत देख सको, किसी टीचर को समझाने की जरूरत। तो लास्ट में आपको एक असाइनमेंट दूं मैं कि बेटा कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है हम डिस्कस करेंगे, ये असाइनमेंट पकड़ो, इसको करके आना। तो आपने वो नोट्स अच्छे से बनाए हुए, आपने वो अच्छे से क्वेश्चन किए हुए हैं, आपने जस्ट उसमें नजर मारी, आपको समझ में आ गया, अच्छा अच्छा ये ऐसे ऐसे दिया था, इस तरह से दिया था, ये इसमें ये दिया था, इसमें ये दिया था, आपने फटाफट से उसको पढ़ा और अपनी असाइनमेंट ली, सॉल्व की, जो हो गए ठीक है, जो नहीं हुए वो आपस में डिस्कस के, नहीं तो टीचर से पूछे, बात खत्म। एंड यू विल बी वेरी वेरी कन्वीनियंट, यू कैन से एट ईज जिसको बोल सकते हैं। लास्ट मोमेंट में फिर आपको वो नहीं, टेंशन ही नहीं रहेंगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक। व्हाई टू वेट फॉर द टीचर टू कंपाइल द सिलेबस, व्हाई नॉट वी ourselves कैन नॉट डू दैट, व्हाई वी कांट डू दैट, क्योंकि हमने छोड़ रखा। तो आज के बाद एक हाफ एन आवर डेडिकेटेड टू योर रिवीजन, ठीक। और रिवीजन जो आपके क्लास नोट्स है उसके थ्रू जाओ, अगर नहीं बना रखे कोई बात नहीं, अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, नहीं बना रखे हैं तो कोई बात नहीं, आपका कोई नोट्स तो होंगे, आपके मॉड्यूल्स होंगे, कुछ भी होंगे, गो थ्रू दैट। और आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे गो थ्रू दैट, अगर वो नहीं किए हैं तो फिर वो धीरे 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 करके करते रहो, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अ डे करते रहो, रिवीजन अपने आप हो जाएगा आपका। समझ में आई। और जब तुम +2 में आओ तो +1 पे मोर लगी हुई होनी चाहिए कि +1 हम कर चुके हैं, ठीक। और फिर जब उसमें भी रिवीजन होगी तो उसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको +2 में छोड़ा नहीं जाता ना, +1 को नवंबर तक आपका +1 +2 दोनों कंप्लीट हो चुका होता है, दोबारा से रिवाइज करके तुम्हारी तरफ से, ठीक। ऐसे रिजल्ट्स नहीं आते बेटा, बहुत मेहनत करते हैं टीचर भी बच्चे भी, तो रिजल्ट्स आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। कोई टीचर कोई सेंटर रिजल्ट नहीं देता, दे आर स्टूडेंट्स हु गिव रिजल्ट्स एंड दैट यू योरसेल्फ हैज टू डू। तो अपनी आदतें थोड़ी सुधार लो, ठीक। बस समझ में आ गया क्या बोला मैंने, और बात अपील करती है आपको कि नहीं, गिव अ डेडिकेटेड टाइम, हाफ आवर 1 आवर, जो भी तुम्हें फ्लेक्सिबल लगे। बट एक बात समझ लेना कि अगर आपने वो मान लिया है ना कि 10 to 11 इज माई रिवीजन टाइम, दुनिया की कोई घटना घट जाए, आपका रिवीजन टाइम किसी और चीज में नहीं जाना चाहिए। हम जब कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना बेटा, एक दिन कॉम्प्रोमाइज करोगे दूसरे दिन अपने आप हो जाएगा, तीसरे दिन अपने आप हो जाएगा, चौथे दिन से रूटीन टूट जाएगा। रूटीन हैज टू बी फॉर्म्ड। जैसे आप में से पता नहीं कितने लोग रोज नहाते होंगे, है ना, बट जैसे मेरी एक आदत है, चाहे ठंड हो चाहे जो भी हो, कई बार लाइट नहीं होती, गीजर ना भी चले, ऐसी की तैसी एक आदत बन गई है, ठीक। वो मेरे को जाके नहाना तो नहाना ही, ठीक, कुछ मर्जी हो जाए, तो वो टाइम है ही है ना यार। तो मैं अपने टाइम को ऐसे रखता हूँ, अच्छा जी मेरे को इतने बजे उठना है, उसका इतने बजे नहाना है, वो करना ही करना है। तो मेक इट अ हैबिट,
पर मेरे को पता है अगर आज ठंडी लग रही है, मेरे को आज नहीं नहाऊंगा यार, आज ठंडी है, फिर कल मैं सोचूंगा यार चल एक दिन और छोड़ देते हैं, फिर परसों मैं मन मार के नहा लूंगा, फिर चौथ को बोलूंगा यार अभी तो कल ही तो नहाया था। तो वो रूटीन क्या हो गई, खत्म हो गई ना भाई। और रूटीन खत्म हो गई, फिर वो धीरे 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 ऐसा हो जाएगा, ग्लीच बन जाऊंगा तुम्हारी तरह, है ना। चलो एनी हाउ, बोलो समझ में आया भाई। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हर चीज क्लियर है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एप्लीकेशन क्या क्या है हमारे पास। देखो बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी दैट इज प्रिडिक्टिंग कि कोई चीज कितना सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल नहीं है। ठीक, यानी हम सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी वगैरह देख सकते हैं, वो तो समझ में आ ही रहा है। ठीक, लेकिन इसकी अगली एप्लीकेशन प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन। पहली प्रिडिक्टिंग सॉल्युबिलिटी, दूसरी प्रिडिक्टिंग प्रेसिपिटेशन, दोनों कर लिया। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है वो आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें इसका यूज कैसे होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेटे आपको प्रैक्टिकल्स में करवाते बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट, एसिड रेडिकल का टेस्ट, जैसे +1 में आई थिंक सो बेसिक रेडिकल्स का टेस्ट है। ठीक, प्रैक्टिकल्स में। अब बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कटायंस आर कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। जो मेटल आयंस होते हैं वो बेसिक रेडिकल्स होते हैं। नॉन मेटल के आयंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक रेडिकल होते हैं, अनायंस, है ना। तो अनायंस आर एसिडिक रेडिकल्स वेयर एज कटायंस आर बेसिक रेडिकल्स। तो कटायंस का टेस्ट हमारे पास होता है। तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में 6 ग्रुप दिए होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, एक जीरो ग्रुप होता है। जीरो ग्रुप अमोनियम आयंस, अमोनिया के लिए होता है। ठीक, उसमें नेस्लर्स रीजन टेस्ट किया जाता है फॉर अमोनियम आयंस एंड अमोनिया। ठीक, अदरवाइज हमारे पास ग्रुप 2 जो होता है, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 4, बेटे इसमें कटायंस होते हैं, मेटल कटायंस, जैसे कि निकल 2 पॉजिटिव, ठीक, एटसेट्रा, बेरियम 2 पॉजिटिव एटसेट्रा, ऐसे आयंस होते हैं। ठीक, ये आप खुद देखना कि ग्रुप 2 में क्या और ग्रुप 4 में क्या, ये खुद देखना, याद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। बेटा इन दोनों ग्रुप्स का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है H2S। इन दोनों ग्रुप्स का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या होता है, H2S। ठीक, H2S मतलब हम इसमें जिसको भी प्रेसिपिटेट करवाएंगे सल्फाइड्स की तरह करवाएंगे। कैसे, सल्फाइड्स की तरह उसके सल्फाइड बनाएंगे और वो प्रेसिपिटेट होके ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ग्रुप 2 प्रेजेंट है कि ग्रुप 4 प्रेजेंट है। फिर उसके अलग अलग रेडिकल्स के टेस्ट करे जाते हैं। ठीक, तो ऐसे ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों का प्रेसिपिटेटिंग एजेंट क्या है, H2S है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब हमने जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है वो कर लिए, उससे हमें आइडिया लग गया। प्रीलिमिनरी टेस्ट जैसे ड्राई हीटिंग टेस्ट होता है, ऐसे कई टेस्ट होते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट, है ना। ड्राई हीटिंग टेस्ट, स्मेल टेस्ट या सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं, वो हम कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि इसमें ग्रुप 2 या ग्रुप 4 है, इन दोनों में से कोई भी एक है। तो मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स दे दी, ठीक है जी। अब 2 टेस्ट ट्यूब में यानी जो भी हमारे पास था सॉल्यूशन वो डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा कि H2S के थ्रू इसको प्रेसिपिटेट करवाना है, तो पहले मैं थोड़ा HCl डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, HCl। तो H2S will break up into 2H positive and sulfide 2 negative, and that HCl will break up into H1 positive and Cl1 negative. Now see, हमारे पास यहां कॉमन आयन आया कि नहीं आया, कॉमन आयन से ये पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन क्या करेगी, सल्फाइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। यानी अब मान लो इस टेस्ट ट्यूब ए में जब मैंने HCl डाल करके H2S डाला, ठीक, और प्रेसिपिटेशन हो गई, मान लो यहां ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गए, इसका मतलब कि लेस सल्फाइड के अंदर भी इसके प्रेसिपिटेट बन गए हैं, लेस सल्फाइड के अंदर भी इसके प्रेसिपिटेट बन गए हैं।
यानी इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता होगा, कम होता होगा। तो यानी इसकी सॉल्युबिलिटी इज लेस, इसकी सॉल्युबिलिटी लेस है। तो HCl के प्रेजेंस में भी इसके प्रेसिपिटेट बन गए, लेकिन जब मैंने इसमें ऐसा किया, इसमें नहीं बने। इसका मतलब इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए मेरे को ज्यादा सल्फाइड चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसकी टेस्ट ट्यूब फिर से ली, एक अलग वाली, उसमें HCl नहीं डाला, अकेला H2S पास करवाया। अब अकेले H2S की प्रेजेंस में यहां पे प्रेसिपिटेट बने। इसका मतलब यहां सल्फाइड नीडेड इज मोर और यहां सल्फाइड नीडेड इज लेस। तो जहां लेस सल्फाइड चाहिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम। जहां मोर सल्फाइड चाहिए उधर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो बेटे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम किसका मदद ले रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का तो मदद ले रहे हैं। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसको हम लेस सल्फाइड में भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसको मोर सल्फाइड में प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। जैसे ग्रुप 4 जो है उसके लिए हमें ज्यादा सल्फाइड चाहिए, ठीक, तो हम HCl के बिना उसमें प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। ग्रुप 2 में मान लो लेस सल्फाइड चाहिए, तो उसमें हम HCl की प्रेजेंस में भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट हो रही है लेकिन H2S में नहीं हो रही, तो इन दो ग्रुप्स में डिस्टिंग्विश हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। एक ग्रुप ऐसा होगा जो H2S के साथ HCl के साथ प्रेसिपिटेट करेगा और एक HCl के बिना प्रेसिपिटेट करेगा, तो हम आसानी से बता सकेंगे कौन से ग्रुप का मेंबर है। समझ में आई। ऐसे ही एक ग्रुप 3 और ग्रुप 5 भी होता है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5। मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता रहा हूं किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा किसकी कम, क्योंकि वो मैं तुम्हारे से एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहा हूं। ठीक, जब आप पढ़ोगे ना घर पे, ग्रुप 3 में कौन से आयंस हैं, ग्रुप 4 में कौन से आयंस हैं, ग्रुप 5 में, ये तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी मदद देंगे तो तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा बनाएंगे, अपने आप सोचोगे इसको तुम। तो इसमें भी हमारा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट दोनों में NH4OH होता है। इसको हाइड्रोक्साइड्स की तरह प्रेसिपिटेट करवाते हैं, तो उसमें NH4OH डालते हैं। पर इसमें हम कॉमन आयन ले लेते हैं NH4Cl। अगर NH4Cl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेशन होती है इसका मतलब वहां सॉल्युबिलिटी लेस है, और अगर NH4Cl में प्रेसिपिटेशन नहीं होती है दैट मींस सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसे केस में आपको अकेला क्या डालना पड़ेगा, NH4OH, ताकि आयनिक प्रोडक्ट बढ़ा सके और उसका प्रेसिपिटेट बना सके। तो यहां पे यूज किसका हुआ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हुआ कि नहीं। प्रेसिपिटेशन जहां पे भी कहीं होगी वहां सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का यूज होगा। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं। ऐसे सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप हो गया, या कई सारी चीजें ऐसे सॉल्ट आउट करते हैं। कन्फेक्शनरी बनाते हैं ना, टॉफी अंगुलियां, वो भी ऐसे किया जाता है। चीनी बनाते हैं वो भी ऐसे किया जाता है। जिनके भी क्रिस्टल बनेंगे उन सब में यही कंसेप्ट यूज होगा। बोलो क्लियर। सो दिस इज अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक, इसमें ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के आयंस अगली बार पढ़ करके आना मेरे पास, तो मैं तुम्हें बताऊंगा किसकी सॉल्युबिलिटी कम है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और क्यों है। तो फिर आप मेरे को बताओगे ये HCl के साथ प्रेसिपिटेट होगा, ये HCl के बिना प्रेसिपिटेट होगा। तो रट्टा नहीं मारना, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल का काम है, और मुझे पता स्कूल के टीचर ने कुछ नहीं कराना है। ठीक, उसने सिर्फ टेस्ट ट्यूब के सामने प्रेसिपिटेट बना के दिखा देना, ये देखो बन गया, खत्म। ब्लैक प्रेसिपिटेट इसका, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका, अपने को पता नहीं चलना हुआ क्या। ठीक, तो अगर तुम अपने आप से कर लोगे, मेरी हेल्प के साथ, अपने मदद से, मेरी मदद से अपनी मदद कर लोगे, हमेशा के लिए याद रहेगा, टीचर को भी समझा सकोगे। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया इक्विलिब्रियम खत्म। ठीक है बच्चे, अब इक्विलिब्रियम की पूरी असाइनमेंट्स अच्छे से कर लेना बच्चों। कोई डाउट हो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ठीक, मैं पूछू नहीं पूछू, तुमने पूछनी है ना उसको। ठीक, तो ये तो हो जाएगा। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है जी, जब रिडॉक्स रिएक्शंस की बात हम करेंगे बेटा, तो रिडॉक्स रिएक्शंस से आगे ऑर्गेनिक भी है। ठीक, ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर वगैरह है और अलग चीज है, फिर एक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक है। ठीक, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक वो मैं तुम्हें अलग से करवाता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शंस में, अच्छा उससे पहले कि मैं रिडॉक्स रिएक्शन शुरू करता हूँ, ठीक, पहली बात, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फर्स्ट को मैं नहीं आऊंगा।
ठीक, क्योंकि मेरे मदर की बरसी है। हाँ, संडे है, तो आपका क्लास कब होगा? मंडे ना? सेकंड को मैं नहीं होऊंगा। ठीक, सेकंड को मैं क्यों नहीं होऊंगा? मेरे मदर की बरसी उस दिन, तो मैं पॉसिबल ही नहीं कि मैं आ पाऊँ। ठीक है, तो उस दिन मैं नहीं होऊंगा। तो उसके एवज में आपको बैठना तो है नहीं, लेक्चर तो मिलेगा। ठीक, और ऐसा तो कुछ नहीं है, एक आधा लेक्चर तो अपन देख ही लेंगे यार। आज तक कितने के लेक्चर मिले हैं? इतने टाइम पड़े कितने के लेक्चर्स मिले हैं? 2-3 लेक्चर मिले होंगे आज तक, है ना? तो 1-2 लेक्चर आपको भेजूंगा। ठीक, वो देख लेना और वो पढ़ लेना। आपकी मेरे साथ मीटिंग बाकी सर जाने। ठीक, और जैसा भी उनको ठीक लगेगा वो करेंगे। ठीक, मैं आपको 4th को मिलूंगा। ठीक, और 4th को इससे आगे अपन ऐसा करते हैं, डॉक्स 4th को शुरू करेंगे, बीच में कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं अपने को। ठीक, उससे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स का लेक्चर भेज दूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ठीक, इतना तो कर लोगे? उसमें एक्सेप्शंस कैसे देखते हैं वो सारा, मैं 2 लेक्चर होंगे, लेक्चर 1 है लेकिन 2 पार्ट में बटा हुआ होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट्स भेजूंगा मैं आपको। ठीक, तो वो आप प्लीज घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, वो आप देख लेंगे, ये नहीं कि आज न्यू ईयर है, छुट्टी है ना? अपना न्यू ईयर एक ही दिन होगा। ठीक, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगी उस दिन न्यू ईयर है, न्यू बर्थ है। ठीक है, तो उस दिन के सोचेंगे। तो प्लीज इसमें कोई हार्ड फीलिंग नहीं रहनी चाहिए मेरे को बाद में सुनना, सर समझ नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा, ये लेक्चर दे दिया। आपको बोल करके दे रहा हूँ। ठीक, 4 तारीख को अपन बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस करेंगे कि इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, 2 मेथड्स हैं, चुटकी चुटकी में फटाफट से कर लेंगे बैलेंसिंग, कोई मुश्किल नहीं आएगी आप। चलो जस्ट अ सेकेंड।